नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे और काफ़ी बेहतर होंगे। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो प्रोडक्शन चल रहा है। अब पिछली क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सरकार किस प्रकार तय करेगी या क्या तय करेगी? क्वेश्चन आपको बता दिया गया था पिछली क्लास में, आप आंसर दे सकते हो उसका इस क्लास में। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है? हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इस क्लास में भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि हमारे देश के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। भौतिक वस्तुएँ हैं, पैसा है, इंसान है और ज़मीन है। 4 चीज़ें हैं जिनमें हम बाँट सकते हैं, चाहे कितनी भी सारी चीज़ें हों। हम 4 ही चीज़ों में बाँट सकते हैं, भौतिक वस्तु, स्थल, इंसान या फिर पैसा। ये 4 चीज़ें हो गई। यही 4 चीज़ें हमें उत्पादन करके देती है। हमारे लिए आय की व्यवस्था करती है, अनाज की व्यवस्था करती है, भोजन की व्यवस्था करती है, पानी की व्यवस्था करती है, हर एक चीज़ की व्यवस्था करती है। हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ की व्यवस्था करता है। आपके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी, तो आप भोजन करके काम पर जाएँगे। आपके लिए काम की व्यवस्था की जाएगी, आप काम करके पैसे कमाएँगे। आपके लिए पैसे की व्यवस्था की जाएगी, आप पैसे कमाकर उनको इन्वेस्ट करेंगे। आपके लिए इन्वेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, तो आपका जो इन्वेस्ट होगा वो इस देश के लिए जीडीपी में योगदान देगा, इस देश की सरकार को टैक्स देगा, इस देश की सरकार, सेना, इंसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाएगी। तो हर एक चीज़ का प्रोडक्शन तय है इस देश के अंदर, और ये एक साइकिल है जो हमेशा चलती रहेगी, ये कभी भी नहीं रुकने वाली है। अगर हमारे देश के अंदर मंदी पड़ती है, हमारे देश की जीडीपी की जो बढ़ोतरी होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। इतनी डेफिनेशन बहुत थी समझाने के लिए। तो हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि जो ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन 4 प्रकार से होता है। हम वापस लिख देते हैं, और जिसमें हमने पहले अ, भूमि की बात कर ली थी कि प्रोडक्शन के अंदर भूमि जो लैंड होता है वो क्या है। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में समझ लिया था, जो भूमि होती है हमारी, इसको फिर हमने 2 भागों में बाँटा। ठीक है, 2 भागों में बाँटा। 2 भाग कौन-कौन से हैं आप बताइए? काफ़ी सरल है, कमेंट कीजिए। तो पहला जो भाग है भूमि के लिए, वो बहुविध फसल प्रणाली होती है, जिसके अंदर हम एक साल में काफ़ी सारी 3 फसलें ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी ले लेते हैं लोग, लेकिन 3 फसलें नॉर्मल हम ले सकते हैं। दूसरी प्रणाली है कि आधुनिक कृषि प्रणाली। आधुनिक कृषि प्रणाली का अर्थ होता है कि हमारे देश के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति जो हुई थी 1960 में, उस हरित क्रांति के अंदर किसानों को HYV बीज दिए गए थे। किसानों को रासायनिक उर्वरक प्राप्त करवाए गए, ताकि वो खेतों में छिड़काव किया जा सके उनका, और अच्छी फसल पैदावार की जा सके। तो भूमि से उत्पादन प्राप्त करने के बेहतर तरीके खेती करना, उसके अंदर उत्पादन शामिल है। उत्पादन मतलब कि फसल उगाना, वहाँ से जो प्रोडक्ट निकालना, और प्रोडक्ट से ही वो उत्पादन पैदा हो रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। आज हमको आगे बढ़ना है, और हमको बात करनी है श्रम को लेकर, कि श्रम क्या है और प्रोडक्शन के अंदर श्रम किस प्रकार कार्य करता है। हमारा जो टॉपिक है, यूनिट है, वो पालनपुर की कहानी, जो पहला लेसन है 9th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक का, उसमें हमने प्रोडक्शन पर बात की है, जिसमें हमने लैंड पर बात की है, भूमि पर बात की है। आज की हमारी दूसरी क्लास में हम चलेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक जो था वो था श्रम, और इसको लेबर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लेबर भी कहा जाता है। जो आपने देखा होगा, अक्सर आपके घर के बाहर आती रहती है काम की तलाश में, लेबर भी कहा जाता है। अब हमने आपको पिछली क्लास में पालनपुर गांव की एक कहानी की छोटा सा हिस्सा बताया था, कि हमने आपको कहा था कि पालनपुर के अंदर 450 परिवार लगभग रहते हैं। 450 परिवारों में से 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। ठीक है, कैसे हैं वो? भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है। अब वो क्या करेंगे बताइए? आप खुद ही बताइए, क्या करेंगे वो लोग? 150, ठीक है, टोटल हमने 450 परिवार बताए थे आपको, जिनमें से 150 परिवार भूमिहीन हैं।
ठीक है, समझने के लिए, श्रम को समझने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि 450 परिवार, हमने आपको पिछली क्लास में कहानी की, ये इस गाँव की कहानी है जिसके अंदर 450 परिवार रहते हैं। वहाँ में 150 परिवार जो भूमिहीन है, वो ज़्यादातर इस कहानी में कह रखा है कि वो दलित परिवार से थे, तो उनकी स्थिति पहले ही काफ़ी खराब थी। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर एक मुद्दा रहा है जातिवाद को लेकर, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी स्थिति पहले ही खराब रही थी। अब यहाँ पे देखना, भूमिहीन है। अब ये लोग जिनके पास भूमि नहीं है, ये क्या करेंगे? ये काम की तलाश में आगे बढ़ेंगे, काम की तलाश में। अब यहाँ पे हमारा वो क्वेश्चन आता है जो हमने पिछली क्लास में पूछा था कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को, ये लोग जब काम करने जाते हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये बस अपना अगले दिन का भोजन आज की आमदनी पर निर्भर रहता है कि आज कुछ कमाएंगे तो अगले दिन बचा के भी ये नहीं रख पाते हैं बचा के। ठीक है, ये मतलब कि 2 टाइम का खाना भी इनके लिए नसीब होना बड़ी मुश्किल की बात होती है। ये परिवार जो है, आज की स्थिति अलग है और ये कहानी की जो बात हो रही है स्थिति अलग है। हम 1960 में हरित क्रांति की बात कर रहे थे, तो वो दौर रहा है। ठीक है, तो 150 भूमिहीन किसान जो काम की तलाश में जाते हैं, अब सरकार को यहाँ पे मजदूरी फिक्स करनी थी इनकी। मजदूरी फिक्स करनी थी, ये अलग पॉइंट है हमारा। काम की तलाश में जाते हैं, अब कहाँ पे जाएंगे ये? ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट याद कीजिए जिसमें हमने आपको कहा था कि 240 परिवार छोटे किसानों के हैं। 240 जो परिवार है वो छोटे किसानों के परिवार है। अब जो छोटे किसानों के परिवार है, जिनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है, मतलब कि 100 मीटर के 4 बाउंड्री बनाइए आप। ठीक है, 100 अब ये 2 बाउंड्रियां ऐसी, उतनी जमीन होती है इनके पास बस। अब उतनी जमीन में ये लोग कितने मजदूर बुला पाएंगे? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का जो हमारा जवाब होता है वो होता है कि ये मजदूर नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि ये मजदूर बुलाने के काबिल नहीं होंगे। पहली बात तो इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। दूसरी चीज, ये जो लोग हैं, इनके पास इतनी ज़मीन है कि ये उस ज़मीन पे खुद ही खेती कर सकते हैं। इनको बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके पास ज़मीन काफ़ी कम होती है। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तीसरी चीज, ये लोग उतना ही उगा पाएंगे जितना ये खा सके। ये लोग उतना ही उत्पादन कर पाएंगे जितना ये अपना पेट भर सके। ये बाजार में सामान बेचने लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है। अब यहाँ पे ये लोग कुछ और काम करना शुरू करेंगे। ठीक, वो हम आगे की बातें आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ तक के किसान है, खेत काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी कम ज़मीन है। और दूसरी चीज़, इन लोगों के पास जो खेत होते हैं वो खेत एक जगह नहीं होते हैं। मतलब थोड़ा खेत यहाँ पे है, थोड़ा किसी और जगह है, थोड़ा किसी और जगह है। तो यहाँ पे अगर ये मशीन बुलाए, ट्रैक्टर बुलाए, कुछ भी बुलाए, तो इनको महंगा पड़ता है, क्योंकि रेट वही लगती है, खेत छोटा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनती है। अब हमने तीसरी बात की थी, हमने कहा था कि 60 परिवार ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं, मझोले किसान हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये जो लोग हैं, ये इनकी आबादी है 90% के आसपास हो रही है। ठीक है, इन दोनों की मिला के इन लोगों की जो हो रही है वो 10% हो रही है। इस चीज को समझना, ये दोनों जो परिवार को मिला के इनकी आबादी जो हो रही है वो 90% हो रही है। इनकी जो हो रही है वो कितनी हो रही है? इनकी जो हो रही है वो 10% हो रही है। लेकिन इन लोगों के पास लगभग 80%, ठीक है, 70% या से 80% तक जमीन इन लोगों के पास है। इसको समझना अच्छे से, इन लोगों के पास 70% से लगाकर 80% तक की जमीन है। यहाँ पे कितनी बचेगी फिर? इन सबको मिला के मात्र 20%। इसको क्लियर समझना, ये आपको मांग और पूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा हो रहा है। मांग और जो इकोनॉमिक्स में जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी हमको बोरिंग लगता है,
मांग और पूर्ति क्या होती है, वहां से ये निकल के आएगा। देखना यहाँ पे 150 किसान भूमिहीन है, काम की तलाश में है। अब उनको काम ये तो नहीं दे सकते, ये लोग तो काम नहीं दे सकते, ठीक है। ये लोग क्यों काम नहीं दे सकते, जिसकी बात हमने की कि छोटे किसान जमीन ही इतनी, काम कहाँ से देंगे। ये जो 20% लोग हैं, 20% लोग नहीं, 20% संपत्ति है इनके पास, जो संपत्ति बस इनके पास है, इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। अब 80% संपत्ति है, इनकी संख्या है मात्र 10%। ये लोग इनको बुलाएंगे काम पे, ठीक है। इनकी जो आबादी है 150 गांव है, मतलब कि इनकी आबादी काफी ज्यादा है। अब ज्यादा आबादी होने के लिए यहाँ पे काम पे आएंगे, अब इन लोगों को तो काम चाहिए ही चाहिए, और ये पहले ही अमीर है। कोई जरूरी नहीं है कि ये लोग ये काम करने नहीं आएंगे तो ये लोग भूखे मर जाएंगे या वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे कोई तकलीफ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये लोग मनचाहा पैसा देंगे, किनको, इनको। तो लिख सकते हैं हमारा पॉइंट, इनको हम भूमिहीन या खेतीहर मजदूर भी कह सकते हैं, ठीक है। जाएगा खेतीहर मजदूरों को। अब आप कहोगे कि ये खेती की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो एक बात को समझना, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे खेत हो, चाहे किसी बड़े अधिकारी का घर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर बड़े अधिकारी ने आपको तनख्वाह, जो आप पैसे आपको दे रहे हैं, आप काम घर पे काम कर रहे हैं, पैसे आपको दे रहे हैं, मान लो कि आपने कहा कि मेरे तो सैलरी बढ़ाओ, उसने कहा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई गई, व्यक्ति चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि काम की तलाश करने वाले बहुत हैं, ठीक है। तो इस स्थिति को समझता, ये चीज को ध्यान रखना। तो मन चाह पैसा दिया जाएगा खेतहरी मजदूर को, किसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। तो यहाँ तक लिखिए आप, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी 2-3 पॉइंट इसमें और शामिल करने हैं। एक चीज और इसमें शामिल करनी है, जगह नहीं है लेकिन आप यहाँ पे लिखना, इनके अंदर ही देखना, ये लोग काम तो कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, फसल को काफी बेहतर तरीके से तैयार तैयार कर रहे हैं, सारी चीजें फसल के लिए ये लोग ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका अधिकार नहीं है। अधिकार का प्रभाव, इस फसल पे इनका कोई अधिकार नहीं है। ये कितनी भी बेहतर फसल तैयार करवाए इन लोगों की, इनको मिलेगी सिर्फ मजदूरी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। तो ऐसे पॉइंट है, काफी सारे पॉइंट निकालने हैं। तो अधिकार का प्रभाव हो गया, तो एक बार लिख लीजिए ये, फिर हम आगे चलते हैं। ये लिखना है श्रम के अंदर। हमारी दूसरा जो तत्व है उत्पादन का, वो है श्रम, कि किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है। तो श्रम के रूप में ये 3 प्रकार से उत्पादन किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा, देखना आप, ये जो पॉइंट है भूमिहीन किसान, ये जो पॉइंट है छोटे किसान या मजदूरी फिक्स रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना 20% तो संपत्ति है, ये भी 10% संपत्ति है, ये जनसंख्या है, और ये भी जनसंख्या है, नहीं सॉरी, ये संपत्ति है, ये संपत्ति है, ये जनसंख्या है। सबसे पहली चीज तो मजदूरी के अंदर भिन्नता आएगी, ठीक है। यहाँ पे मजदूरी अलग होगी, ये लोग अलग, मतलब कि इनका लेवल अलग होगा। ये सबसे खराब स्थिति तो भूमिहीन की होगी। जब कटाई का टाइम आएगा तब बुलाएंगे, जब उगाने का टाइम आएगा तब बुलाएंगे, या फिर जब कुछ और काम करने का टाइम आएगा तब बुलाया जाएगा। बाकी तो ये एवरेज भारत के अंदर 6 महीनों तक कोई काम नहीं मिलता है भूमिहीन इन लोगों को, खेतीहर मजदूरों को 6 महीने तक। फिर ये हो सकता है कि और काम करें, फैक्ट्री में जाए या आसपास कोई काम हो तो वहां पे करने जाए, लेकिन
खेती के अंदर मात्र 6 महीनों तक काम मिल सकता है, मोटे मोटे तौर पे एवरेज। मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। अब मांग और पूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर मान लो कि वो जो मजदूर है, खेती और मजदूर है, उनकी संख्या 10 या 15 घर होते हैं, उनकी माँ उनको खेत में काम करने के लिए बुलाने के लिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी थे तो वो पैसे दे देते उतने, ठीक है। तो इन छोटे किसानों की तो बात साइड में हो जाती है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग जो बुलाएंगे तो वो पैसे कम ही देंगे उनको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनका शोषण हो रहा है एक प्रकार से। तब सरकार कहती है 300 रुपये मजदूरी फिक्स की गई। यहाँ पे एक चीज को समझना और नोटिस करना, जैसे कि कैलोरी होती है तो गांव के लिए अलग, शहरों के लिए अलग। तो इस किताब के अंदर काफी बेहतर और काफी अच्छे से समझा रखी है चीज को, तो हम क्यों यहाँ पे फालतू में उस चीज को अभी लेके आए, बीच में क्यों लेके आए। हम कुछ क्लासों के बाद उसको काफी डिटेल में आपके सामने वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख के आप जगह मत छोड़ना, लेकिन एक चीज आपको कमेंट करनी है क्लास के अंदर, जब भी आप पूरी क्लास हो जाए फिर गूगल से सर्च करना और लिखना कि 300 रुपये का कानून कब लाया गया था, इसको आपके नोट्स में लिखना। और दूसरी चीज, कब आ, अभी भी 300 रुपये है या इसको बदल दिया गया है, ठीक है। दोनों आपका काम है, आपको करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 300 रुपये की, अब मांग और पूर्ति का कॉन्सेप्ट हमारा, उसको समझना। मांग और पूर्ति या आपूर्ति, सप्लाई, डिमांड, ठीक है। अगर काम कम है, मांग, अब उन जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी मांग अगर ज्यादा हुई, मान लो कि आइए आप तो जितना आ सकते हैं आइए, काम बहुत ज्यादा है, आइए आइए, ठीक है, बुलाया गया। 150 परिवार है, टोटल 300 जने घर में हो रहे हैं, काम है 500 का, वो लोगों को बुला लिया गया, काम देखा, पता लग गया कि काम 500 लोगों का है, अगर हम नहीं करेंगे तो काम हो ही नहीं सकता है। सैलरी सरकार ने फिक्स की 300 रुपये, मजदूरों ने फिक्स की 600 रुपये, 1 रुपया कम नहीं लेंगे, लेंगे पूरे 600 ही। थोड़ी देर हुई, 700 कर दिए कि नहीं अब तो 700 लेंगे, महीना हो गया अब 700 लेंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही, दिन बड़ा हो गया, 700 लेंगे। हिसाब से बढ़ गया, क्यों? क्योंकि जो मांग, मतलब कि मांग किसके लिए हो सकती है, काम के लिए मांग ज़्यादा थी, इस हिसाब में तो काम के लिए मांग ज़्यादा थी, ज़्यादा हो, मांग के लिए अगर ज़्यादा हो तो सप्लाई जो होती है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। ठीक है इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन हमारी जो कहानी है, पालमपुर की जो कहानी है, उस कहानी के अंदर कहानी थोड़ी उल्टी है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे सप्लाई बहुत है हमारे पास, ज़्यादा है, ठीक है, हाँ, ज़्यादा है। कितने हैं? 150 परिवार हैं, 150 परिवार है, ठीक है। तो 150 परिवार हैं वो वहाँ पे, और मांग क्या है, सिर्फ 10%। और इधर 90% आबादी। छोटे किसान है वो भी काम तो करेंगे ना, जो कम खेत है तो काम तो करने जाएंगे, तो उनको खेती और मजदूर में शामिल तो नहीं किया जाएगा, जमीन है उनके पास, लेकिन फिक्स नहीं कि कौन काम करने आए कौन ना आए। तो हम एवरेज मानते हैं कि चलो 90% नहीं, यहाँ पे 70% कर देते हैं हम हमारे हिसाब से,
20% उनको छोड़ देते हैं जो नहीं आ रहे हैं। 70% लोग हैं, 10% आबादी, 10% परिवारों के घरों में काम करना है, खेतों में काम करना है। अब इन लोगों के हाथ में है पूरी चीज। जो कम रुपए लेगा उनको बुला लिया जाएगा। तो डिमांड अगर कम है, काम अगर कम है, डिमांड कम है, तो जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इनका कोई मतलब वजन नहीं रहेगा। लेकिन काम ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर इन लोगों में वजन आ जाएगा और फिर ये चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, तो मांग और पूर्ति का। अब हम आपको एक लाइन लिखाते हैं, उस लाइन को लिखना, फिर आज की हमारी क्लास का एंड करेंगे। लिखना, जब श्रम की आपूर्ति, जब श्रम की आपूर्ति, आपूर्ति मतलब सप्लाई, उसकी मांग डिमांड से, आपूर्ति मांग डिमांड से ज्यादा होगी, खेती और मजदूरों की स्थिति काफी ज्यादा है, ज्यादा होगी, तो जो मजदूरी दर है वो क्या होगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पे दर गिर रही है, आप मजदूर को हटा दीजिए। आप याद रखिए, मांग, आपूर्ति और दर। अब दर कोई भी हो सकती है, ठीक है। मांग ज्यादा है तो मजदूरी दर बढ़ेगी, मांग कम है तो मजदूरी दर घटेगी। इस कॉन्सेप्ट को वापस समझना एक बार, अगर समझ में आ गया हो तो भी समझना, कोई ना कोई नई चीज निकल के आएगी। देखना, डिमांड है, ज्यादा है, डिमांड है, ज्यादा है। डिमांड का मतलब कि कोई चीज जैसे मार्केट में है, जैसे कि आम आए हैं, अमरूद आए हैं, या केले आए हैं, या कोई भी वस्तु आई हो, चाहे ट्रैक्टर भी आ गया हो, अगर उनकी मांग ही नहीं है, जैसे कि किसी को आम खाने ही नहीं है, पूरे गांव में ट्रक भर के आम लेके आ गए और किसी को आम खाने ही नहीं है, वो आम बड़े बड़े सड़ने लगेंगे। वो कहेंगे 10 रुपए किलो में ले जाओ, 5 रुपए में ले जाओ, पर ले जाओ इनको, क्योंकि जो मिला वो सही है। ठीक है, तो मांग जो थी वो नहीं थी बिल्कुल भी उनकी, लेकिन आपूर्ति के लिए पूरी ट्रक आ गई है। लेकिन उसी जगह मांग ज्यादा हो, आम की मांग है काफी ज्यादा, कि जितने भी गांव में घर है सबको आम चाहिए। अब आम आए कितने, ठीक है, जो कम ही आए, 10-15 किलो आम ही आए, तो उनकी जो रेट बढ़ेगी, आप सोच सकते हो दर कितनी बढ़ेगी। तो दर सिर्फ मजदूरी की नहीं होती है, दर हर एक चीज की बढ़ जाती है। हमें पता होता है कि कितना कौन मांग रहा है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हमने भूमि को लेकर बात कर ली, लेबर को लेकर बात कर ली, अब बचा है पैसा, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा।